नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य यूपी एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम उत्तर प्रदेश पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के आने वाले पदों के लिए मूल विधि सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मूल विधि के अंतर्गत जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आज उसकी तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासेस में हमने सीखा कि भाई एनएसए होता क्या, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये क्या होता है, कब लागू किया गया, इसकी हम थोड़ी थोड़ी धाराएं पढ़ रहे हैं। जैसे कि पहले वीडियो में हमने पढ़ा धारा 1 से लेकर के 3 तक, फिर हमने पढ़ा धारा 4 से लेकर के 3A से लेकर के फिर 12-13 तक के लिए हमने सेक्शंस पढ़े, और आज ये लास्ट क्लास होने वाली है एनएसए की यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के, और इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 13B से लेकर के या फिर 14 से लेकर के 18 तक के लिए, यानी आज ये एक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप धाराओं को उनकी हेडिंग से याद रखें, क्योंकि सवाल उसके अंदर जाकर के नहीं पूछा जाता है कि वहां पर जाकर के 10 चीजों से रिलेट करके आपसे सवाल पूछा जाए। सवाल जो आता है डायरेक्टली धारा और धारा किस चीज से रिलेटेड है, बस इतना ही आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आई होप कि आपने पिछली दोनों वीडियोस देखी होंगी और आपको समझ में आई होंगी। अगर आप वीडियोस को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इससे एक उत्साह मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हमें और बेहतर करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनएसए पढ़ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जो उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो इन्फोर्समेंट की डेट है वो 27 दिसंबर 1980 और कुल एक्ट्स की संख्या है 18। तो ये चीज तो अब तक आपको याद हो चुकी होगी क्योंकि आपने 3 वीडियोस में लगातार इसको देखा है, आज ये तीसरी वीडियो में देख रहे हैं इसको आप। तो अगली चीज जो हमने पढ़ रखी है उसको भी एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसा कि सेक्शन 1 की बात की जा रही है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि सेक्शन 1 जो है हमारा ये रिलेटेड है किस चीज से, नेम से। ठीक, शॉर्ट नेम, कैसा नाम, शॉर्ट नेम। दूसरा यहाँ पर कि इसका एक्सटेंट कहां तक है, और तीसरी चीज है इसका कमेंसमेंट। कमेंसमेंट से आप क्या समझते हैं, कमेंसमेंट का मतलब यह कब लागू किया गया। ठीक है, तो शॉर्ट नेम आपको बता चुका हूं कल की वीडियो में और परसों की वीडियो जो पिछली वीडियो थी उसमें भी, कि इसको हम कहते हैं एनएसए 1980, इसका शॉर्ट नेम है। इसके अलावा बात की जाए इसका एक्सटेंट, तो पूरे भारत में है, ये संपूर्ण भारत में लागू होती है। इसके अलावा इसकी कमेंसमेंट डेट अभी मैंने आपको बताई क्या, कि 27 दिसंबर 1980। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 2 हमारा रिलेटेड था डेफिनेशन से। ठीक है, डेफिनेशन यानी परिभाषाओं से रिलेटेड ये हमारा सेक्शन था जिसको आपने पढ़ रखा है। तीसरी चीज हमारे पास जो सेक्शन 3 था ये डिटेंशन पावर से रिलेटेड था। ठीक है, अगली बात कहते हैं सेक्शन 4 की, और सेक्शन 4 हमारा एग्जीक्यूशन यानी लागू कैसे किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी में मैंने लिख दिया है कि गिरफ्तारी और लागू, कैसे इसको लागू किया जाएगा इसके बारे में बात करता था सेक्शन 4। चलिए आगे सेक्शन 5 के बारे में देखते हैं। सेक्शन 5 हमारा कह रहा था कि किसी व्यक्ति को अगर हम डिटेन करते हैं, उसे हम हिरासत में लेते हैं, तो उसे कहां पर रखेंगे, उसको रखने का स्थान क्या होना चाहिए, टर्म्स और कंडीशंस क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 कहता है फॉरेनर्स के बारे में, विदेशी व्यक्ति के बारे में बात करता है। और विदेशी व्यक्ति कौन होगा, विदेशी व्यक्ति वही व्यक्ति होगा जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत विदेशी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पिछली क्लासेस का रिवीजन था। कुछ और रिवीजन भी कर लेते हैं, जैसे कि सेक्शन 8 के बारे में मैंने आपको बताया था, और सेक्शन 8 बात करता है ग्राउंड्स ऑफ डिटेनिंग, यानी जिसको हमने हिरासत में लिया है उसको क्यों लिया है ये जानने का अधिकार उसे है, और कितने दिनों में बताना पड़ेगा। देखिए 10 दिन के भीतर आपको बताना ही पड़ेगा कि हमने किसी व्यक्ति को क्यों डिटेन किया है। ठीक है, अगली बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा, इसको आप स्टार करके लिखिए। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि भाई ये जो एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेक्शन 9 में इसके बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 13 की। तो सेक्शन 13 में डिटेंशन का जो पीरियड होना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है। तो देखिए डिटेंशन का जो पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड वो 12 माह यानी 12 मंथ के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में आज और बात करेंगे। ठीक है, और आज यहां से शुरू हो रहा है मेन वीडियो हमारा। जो अभी तक आपने पढ़ा वो रिवीजन था जो हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, और बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी हमने उसका रिवीजन कर रखा है। अब बात करते हैं सेक्शन 14 से लेकर के 18 तक के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में आने वाले हैं और मूल विधि में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सेक्शन 14 के बारे में। सेक्शन 14 क्या कहता है, बहुत प्यार से, बहुत ही आराम से समझते हैं इसको। देखिए सेक्शन 14 कहता है कि गवर्नमेंट कैन कैंसिल और चेंज डिटेंशन अंडर एनी टाइम, ऑर्डर एनी टाइम, माफ कीजिएगा। यहां पर देखेंगे कि सरकार कभी भी निरोध आदेश को रद्द या फिर बदल सकती है।
तो आपके दिमाग में आएगा कि सरकार डिटेंशन ऑर्डर तो दे सकती है, ठीक है, अच्छी बात है, इसको कैंसिल करने का भी पावर रखती है, लेकिन कैंसिल करेगी क्यों? आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से कारण पॉसिबल हो सकते हैं जिसकी वजह से डिटेंशन के ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं कि भाई वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनके आधार पर किसी का डिटेंशन ऑर्डर, ठीक है, उसे निरस्त किया जा सकता है। देखिए, जब सरकार को लगता है कि अब इस व्यक्ति से हमें ऐसा कोई खतरा नहीं है कि ये हमारे रूल्स को डिस्टर्ब करेगा, हमारे भारत के इंटरनेशनल रिलेशन को खराब करेगा या फिर भारत की आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुंचाएगा, तो उस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति का डिटेंशन निरस्त किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर पता चलता है कि जिस व्यक्ति को हमने डिटेन किया वो एक्चुअल में है ही नहीं, ये तो कोई दूसरा ही बंदा हमने उठा लिया, उस कंडीशन में भी क्या किया जा सकता है, डिटेंशन ऑर्डर को निरस्त किया जा सकता है। तीसरी चीज है कि अगर पर्याप्त सबूत नहीं है तब भी व्यक्ति को डिटेंशन ऑर्डर से रिलीज किया जा सकता है। अगली बात आता है कोई फैक्चुअल मिस्टेक या फिर कोई लीगल मिस्टेक, कोई कानूनी गलती के तहत अगर उस व्यक्ति को डिटेन किया गया है तब भी डिटेंशन के ऑर्डर को निरस्त किया जा सकता है। अगली चीज है बीमारी या फिर परिवार के कारण के कारण, यानी कोई व्यक्ति जिसको आपने डिटेन किया उसको कोई गंभीर बीमारी है, उसको दवा इलाज की जरूरत है और उसको हमने डिटेन किया, तो उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति के डिटेंशन ऑर्डर को निरस्त किया जा सकता है। तो यहां पर आपको सेक्शन 14 समझ में आ चुका होगा कि सेक्शन 14 क्या कहता है कि सरकार कभी भी निरोध आदेश को, यानी जो डिटेंशन ऑर्डर है, उसको रद्द कर सकती है या फिर बदल सकती है। बताएंगे यहां तक चीजें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। अगर यहां तक की चीजें आपको समझ में आई हैं तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेक्शन 14A के बारे में। सेक्शन 14A को आप हाईलाइट करके लिखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। तो यहां पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण लिखी है, क्या कि रिवोकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, आइए समझते हैं कि सरकार बिना सलाह के, किसकी सलाह के, एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के 3 माह से ज्यादा किसी को क्या नहीं कर सकती भाई, निरोध नहीं रख सकती, डिटेंशन ऑर्डर नहीं रख सकती, ठीक है, डिटेन करके नहीं रख सकती। बात समझ में आ गई। अब सरकार चाहे तो इसको रिवोक भी कर सकती है, छोड़ भी सकती है, ठीक है, ये चीज आपको पता है, अभी हमने पीछे पढ़ा। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 क्या कहता है कि निरुद्ध व्यक्ति की अस्थायी रूप से छोड़ा जाना, टेम्परेरी रिलीज की बात करता है। आप इतना बड़ा मत याद रखिए, इसको कोई याद रखने की नीड नहीं, आप सेक्शन 15 का याद रखिए कि टेम्परेरी रिलीज, टेम्परेरी रिलीज, बस इतना याद रखिए कि किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अगर रिलीज किया जा रहा है तो ये एनएसए की कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा, ये एनएसए की धारा 15 के अंतर्गत आने वाला है, ठीक है। अब देखिए कब कब ऐसा हो सकता है कि सरकार किसी व्यक्ति को शर्तों या फिर बिना शर्त के भी क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। अगर सरकार चाहे तो किसी को बगैर किसी शर्त या फिर कुछ शर्तों के आधार पर भी उसको छोड़ सकती है, ठीक है। अगली चीज है हमारे पास कि सरकार शर्तों के पालन के लिए एक बॉन्ड भी लिखवा सकती है कि भाई जो शर्त है उसने बताई, अगर आप उसकी शर्तों को फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिलीज किया जा सकता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, तो उन कंडीशंस को आप मानेंगे, इसके लिए एक बॉन्ड भी वहां पर लिखवाया जा सकता है, ठीक है, और उसको साइन करवाया जा सकता है। यदि छोड़ने का आदेश रद्द होता है, यानी आपको छोड़ने का आदेश कैंसिल कर दिया, कि पहले प्लान था कि भाई आपको रिलीज किया जाएगा, बट कुछ रीजंस ऐसे आ गए, कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई कि उस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा। तो जो कैंसिल करना पड़ा है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर वो बात थी कि आपको रिलीज किया जाएगा, मान लेते हैं एक व्यक्ति था एक्स और एक्स से कहा गया कि आपको रिलीज किया जा रहा है, लेकिन किसी तरीके से रिलीज ऑर्डर्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो उस व्यक्ति को अपने तय समय एवं स्थान पर प्रस्तुत होना होगा, वहां पर तुरंत जाकर के भाई हाजिर होना होगा कि सर अगर आपने ऑर्डर रिलीज करे तो हम हाजिर हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर प्रस्तुत नहीं करता है तो 1 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहां से सवाल बना नहीं है, बट आप इसको जान लीजिए, कभी भी ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सेक्शन 16 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 16 कहता है कि अगर जो डिटेनी है वो रिलीज कंडीशन को ब्रेक कर दे, क्या कर दे, ब्रेक कर दे, तो क्या होगा, अभी मैंने आपको पीछे बताया, वो मैंने एडिशनल नीचे लिख के बताया आपको क्या, कि अगर कोई व्यक्ति उन कंडीशन को ब्रेक करता है तो उसे या तो 1 साल की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, या फिर दोनों ही उस पर लगाए जा सकते हैं, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 17 क्या कहता है। सेक्शन 17 कहता है कि अगर कोई अधिकारी है उस पर केस नहीं चलाया जाएगा यदि उसने किसी का डिटेंशन सद्भावना की थिंकिंग के साथ में किया, यानी किसी ने कुछ अच्छा सोचा कि यार ऐसा ना हो कि हमारे देश को कोई हानि हो जाए, ऐसा कुछ सोच के उसने किसी को डिटेन किया, तो सद्भावना में किए गए कार्य, जो सद्भावना में किए गए कार्य हैं उसके लिए किसी भी अधिकारी को जो है मुकदमे को फेस नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। क्या कह रहा है कि सेक्शन 17 कहता है कि प्रोटेक्शन टू ऑफिशियल्स, क्यों, क्योंकि सद्भावनापूर्ण कार्य किया गया है इसके लिए।
इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 18 की, और ये हमारा आज का लास्ट सेक्शन होने वाला है। यहाँ पर मैंने धाराओं को बहुत ही आसान भाषा में, रेगुलर भाषा में, जो हम आमतौर पर रेगुलर बातचीत की भाषा में समझते हैं, उस तरीके से सेक्शंस को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज का जो हमारा आखिरी सेक्शन है इसी भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि पुराने कानून निरस्त हैं। पुराने कानून निरस्त है मतलब जब ये धारा लागू की गई, जब ये हमारा एक्ट आया, उसके पहले के जो कानून है उन्हें क्या किया जा रहा है? निरस्त किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके तहत जो कार्यवाही की जा रही थी वो खत्म हो गई, बिल्कुल वो चलती रहेगी। अगर किसी पर पहले से कोई केस चला तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है कि पुराने कानून निरस्त होने पर भी वैध माने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरे सेक्शन को खत्म किया, पूरे एक्ट को खत्म किया, जहां पर हमने 18 धाराओं की बातचीत करी और 18 धाराओं के अंतर्गत आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस को हमने पढ़ा। और इन सेक्शंस को याद रखने का तरीका यही है कि आप रेगुलरली इनका रिवीजन करते रहें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत छोटी छोटी 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस हैं, तो आप इन्हें कभी भी देख करके समझ सकते हैं और अपने रिवीजन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।